सो पॉपुलेशन वाइज संथाली ये एक बहुत बड़ी जनजाति है। बिरसा मुंडा के बारे में नाम तो कम से कम हमने सुना था, लेकिन हमने ये जो 4 नाम डॉक्टर हरीश शेट्टी जी ने आपको सुनाए, सिद्धो मुर्मू, कानू मुर्मू, चांद मुर्मू, भैरव मुर्मू, ये 4 भाई, और जो नाम उन्होंने नहीं सुनाए, 2 बहनें, फूलो मुर्मू और झानो मुर्मू, ये 2 बहनें, ऐसे 6 लोगों के स्वाधीनता संग्राम की ये कहानी है। ये तो मां तम सो ओम शांति शांति शांति। तालियां बजाकर आपके भी सवाल लेते हैं। हूल दिवस के आयोजन, हूल दिवस का स्मरण दिवस है, उसके श्री नारायण भागवत भरपूर प्रयास किया है। आप एक ऐसे नेतृत्व करता है जो राष्ट्र हित और संगठन के हित को सर्वोपरि रखते हैं। भाषा, संस्कृति, विचारधारा और सेवा, इन सभी क्षेत्रों में आपका कार्य भारतीय राजनीति में एक प्रेरणा स्रोत है। आप भारत के अलग अलग प्रदेशों में कार्य करते करते लगभग आज के कार्यक्रम के संयोजक है डॉक्टर हरीश शेट्टी, भारत के जाने माने मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ शिक्षा में और जन जागरूकता अभियान की प्रेरणा स्रोत है। इस कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा जी, आपके पिताजी जनजाति क्षेत्र के बहुत बड़े समाज सेवी, बहुत बड़े नेता, अनेक बार के विधायक, अनेक बार के मंत्री रहे हुए हैं, और लीगेसी में राजनीति उनको मिली है। और मोदी सरकार के इस तीसरे टर्म में एक तरुण तरफदार, जिसको मराठी में कहते हैं, ऐसा सांसद हमें पालघर से मिला है। हमें बहुत इसका आनंद है और हम ये मुंबई के इतिहास में पहली बार हूल दिवस नाम का कोई कार्यक्रम हो रहा है। और जैसे हूल दिवस का इन्विटेशन आपको मिला होगा तो आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या है। तो फिर आजकल का सबसे आसान रास्ता है, गूगल करो, जानकारी निकालो, एआई को पूछो, चैट जीपीटी को पूछो। और कुछ लोगों ने पूछा भी होगा, कुछ लोगों ने उसका कष्ट भी नहीं लिया होगा कि हूल दिवस क्या है। जाएंगे, सुनेंगे, तब पता चलेगा। और आप ढूंढेंगे तो आपको एआई में या चैट जीपीटी में या गूगल पे सबसे कम जानकारी अगर किसी आंदोलन की मिलेगी तो वो हूल दिवस की। हूल का अर्थ क्या है? हम लोग बोलते हैं ना, हूल देकर आया उसका, क्या समझता है अपने आप को, ये हूल है ना। तो ये हमारे जनरल भाषा में जिसको हम हूल कहते हैं, एक अर्थ से चेतावनी, चेतावनी को हम हूल कहते हैं। मराठी में चाहूल शब्द है, तो पता लगता है कोई तो है, तो कहीं से तो इशारा मिलता है, तो मतलब हमारा चाहूल लगे। तो हूल शब्द पूरे भारत में उपयोग में लाया जाता है। संथाली भाषा में जब इसको उपयोग में लाते हैं तो उसको कहते हैं क्रांति या चेतावनी या एक इशारा। देखिए, आपको जनजाति बोलने के बाद, ट्राइबल्स बोलने के बाद, भारत में सबसे बड़ी जनजातियां कौन कौन सी है, मैं अभी जो पूरा विषय बताने वाला हूं इसमें से बहुत कम जानकारी आपको है, और ये जानकारी देने के लिए ही ये कार्यक्रम है। और जानकारी देने का मेरा भाषण खत्म होने के बाद आपको ध्यान में आएगा कि इसकी आवश्यकता क्यों थी। तो हमारे देश में सबसे बड़ी जो जनजातियां हैं उसमें भील जनजाति लोक संख्या के सबसे ज्यादा है। भील के बाद में गोंड जनजाति आती है, और तीसरी जनजाति जो भारत में सबसे ज्यादा नंबर्स में है वो संथाल जनजाति। ये संथाल जनजाति आपको मुख्यतः झारखंड में, उसका जो सीमा लगी हुई बिहार में, उसकी सीमा लगी हुई पश्चिम बंगाल में, उसकी सीमा लगी हुई ओडिशा में, उसकी सीमा लगी हुई छत्तीसगढ़ में। और चूंकि अंग्रेजों ने चाय पीना शुरू किया और उनको बहुत बड़े पैमाने पर चाय बागान लगे, चाय बागान में मजदूर लगे, तो उन्होंने संथालियों को मजदूर बनाकर नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर भारत में लेकर गए। और बहुत बड़ी संख्या में, मतलब 70 लाख चाय बागान के कर्मचारी अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, पूर्वोत्तर भारत के अंदर है, तो उसमें लगभग 40 से 50 लाख के बीच में संख्या केवल संथालियों की संख्या है। सो पॉपुलेशन वाइज संथाली ये एक बहुत बड़ी जनजाति है। बिरसा मुंडा के बारे में नाम तो कम से कम हमने सुना था,
लेकिन हमने ये जो 4 नाम डॉक्टर हरीश शेट्टी जी ने आपको सुनाए, सिद्धो मुर्मू, कानू मुर्मू, चांद मुर्मू, भैरव मुर्मू, ये 4 भाई, और जो नाम उन्होंने नहीं सुनाए, 2 बहनें, फूलो मुर्मू और झामो मुर्मू, ये 2 बहनें, ऐसे 6 लोगों के स्वाधीनता संग्राम की ये कहानी है। ये कहानी शुरू होती है संथाल शब्द से। संथ मराठी में भी शब्द है, संथ वाहते कृष्णा माई, तीरा वरल्या सुख दुःखांची जाणीवती जला नाही। संथ मतलब शांत, संथाल शांत लोग, आल मतलब लोग, शांत लोग, शांति प्रिय समाज। ये शांति प्रिय समाज, ये जंगल में रहने वाला समाज था, खेती करता था, शिकार करता था, जंगल के जो उत्पादन है उससे अपनी आजीविका करता था, जो देश के लगभग सारे जनजाति करते आ रहे हैं वो भी करते थे। और इसके साथ साथ ये आदान प्रदान जो करते थे, ये बार्टर सिस्टम जिसको कहते हैं, उस तरह से करते थे। मुझे एक गाय चाहिए, तुम मुझे गाय दे दो, मैं तुमको 12 बकरियां देता हूं। इस तरह से वस्तुएं एक्सचेंज करके इनका काम चलता था। इनके अंदर कोई चलन नहीं था, चलन का कोई चलन नहीं था इनके जीवन में, और शांति प्रिय लोग थे, पशुपालन करते थे, शिकार करते थे। अब ये जो शांति प्रिय समाज है वो मरने मारने पर क्यों उतर आया? तो 1757, 1757, 1800 नहीं है, 1757 से 1830, 1830, इसके दरमियान ये सारी घटनाएं हुई। जो जूम कल्टीवेशन जिसको कहते हैं, संथाली या हमारे देश में बहुत सारे जनजाति ये पर्यावरण प्रेमी और पर्यावरण संरक्षक है। जंगल काटा कुछ एरिया का, वहां खेती की, लेकिन जंगल तो काटा ना, तो दूसरे जगह पर 7-8 साल खेती करने के बाद दूसरे जगह गए, वो जंगल काटा, ये पहले वाला जंगल 8-10 साल के लिए इसलिए छोड़ दिया कि वहां पर वापस जंगल हो गई, और दूसरे जगह खेती की। उसके बाद में 7-8 साल बाद तीसरे जगह खेती। इस प्रकार के रोटेशन में जो खेती होती है उसको जूम कल्टीवेशन करते थे ये लोग। और इनमें एक स्वाभाविक इक्वालिटी थी, मतलब कोई अमीर नहीं था, कोई गरीब नहीं था, सब लोगों के पास लगभग एक समान ही धन रहता था। इसलिए असूया, भेद, झगड़े, झमेले सब चीजें नहीं रहती, कोई कर्जा नहीं रहता, कर्जा मुक्त जीवन था आपका। ऐसे समय में ये शांति प्रिय समाज संकट में तब पड़ गया जब 1770 1770 में बहुत भयंकर अकाल पड़ा, और ये अकाल पड़ा बंगाल के अंदर। और अकाल में जब खेती नहीं हुई तो उसका जो लगान अंग्रेजों को मिलता था वो लगान नहीं मिला, और उसके कारण सबसे ज्यादा अंग्रेज सरकार, कंपनी सरकार की आमदनी प्रभावित हुई। तो बहुत बड़ा हेवी लॉस ये अंग्रेजों को हुआ अकाल के कारण। जरा कोई बातें नहीं करे, फोन पर बातें न करे, मोबाइल को थोड़ा साइलेंट मोड में रखे, गंभीर कार्यक्रम है, इसको थोड़ा ध्यान में रखें। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू किया। अंग्रेजों की चालें देखिए कैसी है कि उन्होंने ये जो जंगल थे इसके ऊपर अपनी नजर डाली, क्योंकि जो खेत थे वहां से उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ। अंग्रेजों ने कहा, जमींदार ये अंग्रेजों ने निर्माण किए, उन्होंने कहा कि भैया देखो तुमको मैं जंगल का इतना हिस्सा दे रहा हूं, तुम इसके जमींदार हो गए, अब वो जंगल काटो, उसके ऊपर लेबर्स लगाओ, वहां खेती करो, और वहां का लगान हमको वसूल करके दे। इस तरह से अंग्रेजों ने जमींदार निर्माण किए। बहुत भयंकर जंगल थे ये सारे एरिया में, अभूतपूर्व जंगल थे। इन जंगलों में संथाल लोग रहते थे, और उसके अलावा 30-32 छोटी छोटी जनजातियां रहती थी जो आज भी रहती है। और ये जंगल जब दे दिए, जमींदार आ गए, उन्होंने जंगल काटना शुरू किया, संथाल उसको वहां पर लेबर का काम करना पड़ा। अब समस्या यह हो गई, अंग्रेज लगान देते थे रुपये के रूप में, पैसे के रूप में, चलन में, और संथालियों को कोई आदत नहीं थी चलन की, उनकी तो बार्टर सिस्टम थी। अब पैसा भरना है तो उनके पास पैसा कहां से आएगा जब पैसा है ही नहीं घर में, उनकी संपत्ति कभी पैसा थी ही नहीं। तब संथाल लोगों ने पैसा मांगना शुरू किया, और इसलिए महाजन व्यवस्था शुरू हो गई। समझ में आ रहा है आपको? पहले जमींदार व्यवस्था शुरू हो गई, और जमींदार होने के बाद लोन लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है लगान भरने के लिए, तो लोन कौन देगा? महाजन देगा। और महाजन व्यवस्था निर्माण करने के बाद, मुरजी भाई आपका स्वागत है, महाजन आ गए तो शोषण चालू हो गया। और फिर पैसा नहीं है, लोन लेना है, तो लोन के बदले गिरवी रखना है, तो जमीन गिरवी रखना चालू किया। तो जो उनकी संथालों के जो घर परिवार थे वो गिरवी रखना चालू किया। अब चुकाने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि लगान और उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है, आपको सुनकर हैरानगी होगी, 500% का इंटरेस्ट भी लगाते थे, और ये इंटरेस्ट चुका नहीं पाते थे। तो कोई आया संथाल जनजाति बंधु इंटरेस्ट नहीं चुका पा रहा है, तो उसके बदले में गिरवी क्या रखते थे? तुम्हारे बेटे को मेरे पास गिरवी रखो। और इससे गुलाम सिस्टम चला कि बच्चों को ले लिया, गुलाम बना लिया। इस तरह से सारे संथाल लोगों का धीरे धीरे एक्सप्लॉइटेशन चालू हुआ। ये
खेती और इसके साथ साथ एक रेलवे लाइन का प्रपोजल अंग्रेजों ने लाया। अब रेलवे लाइन में आ गए कॉन्ट्रैक्टर्स, आ गए इंजीनियर्स, आ गए पुलिस स्टेशन थे। संथाल लोगों को कहीं से न्याय नहीं मिलता था, सब जगह से शोषण ही शोषण होता है। यह शोषण धीरे धीरे पैसे का शोषण महिलाओं के शोषण तक पहुंच गया, मतलब सब महिलाओं का शोषण करने लगे। और फिर जब महिला का शोषण होता है ना, तब समाज में एक अभूतपूर्व अनरेस्ट निर्माण हो जाता है कि मां के साथ, बहन के साथ छेड़खानी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बार बेटे को गुलाम बना लिया, थोड़ा सुन सकते हैं, लेकिन ये शोषण बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये सारा पूरा एरिया जो है, ये उस समय 83,000 आबादी थी, 83,000, और ये 83,000 लोगों का शोषण की कहानी और ये लगान के वसूली की कहानी, ये जमीनें इनके हाथ से निकल गई और दास्यता में पूरी तरह से फंस गए, पीढ़ियों तक गुलाम बन गए। तेल नमक ये दो चीजें थी तो उनके यहां बनती नहीं थी, तो तेल नमक के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ता था। अब वो पहले बार्टर सिस्टम का पैसे में कन्वर्ट होने के कारण तेल नमक के लिए भी मोहताज हो गए, गुलामी के अंदर और ज्यादा पिसते गए और संथालियों में एक बहुत भयंकर असंतोष निर्माण हो गया। 30 जून 1855 को एक सम्मेलन बुलाया, भोगनाडीह गांव में संथालों का सम्मेलन बुलाया। मुर्जी भाई, आज हमको संख्या जमा करनी है तो कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, आपको सबसे ज्यादा पता है। संख्या लानी है कार्यक्रम में, यहाँ पर 500 संख्या हर कुल है, माय होम इंडिया का प्यार है, आप लोगों का माय होम इंडिया पर प्यार है, आप लोग आए हैं, लेकिन संख्या जमा करना कितना मुश्किल है। अब इतिहास में जो नोटे हैं, भोगनाडीह गांव में 20,000 संथाली एकत्रित हुए। 1855 में जिनकी 80,000 से 1 लाख पॉपुलेशन थी, उसमें से 20,000 संथाली एकत्रित हुए। 2020-21 के दरमियान मैंने हूल का अभ्यास करना शुरू किया, जितना भी अवेलेबल था पढ़ना शुरू किया, और फिर कुछ लोग जिन्होंने किताबें लिखी थी उनसे मैं मिला। मैं झारखंड गया, झारखंड चुनाव में मुझे दायित्व मिला था, वहां गया, तब मैंने लोगों से सुना। पर जैसे मैंने हूल पढ़ा तब मैं अस्वस्थ हो गया, नींद हराम हो गई कि देश को यह मालूम कैसे नहीं है। और सबसे पहला कार्यक्रम मैंने 2021 का दिल्ली में किया, हूल दिवस का। अभी कल चौथा कार्यक्रम हो गया, और फिर मैंने सोचा कि ये कार्यक्रम अब इसको बढ़ाने चाहिए, इसलिए पुणे में आज सुबह कार्यक्रम करके मैं यहाँ आ रहा हूं। मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज को याद किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब स्वाधीनता का, मतलब सभी मुगल सल्तनतों के खिलाफ लड़ने का आंदोलन शुरू किया, तब अपने दोस्तों के साथ जाकर रोहिणेश्वर के मंदिर में शिवजी के ऊपर खून की धार पकड़कर कहा, क्या कहा, हे राज्य भावे ही तो श्रींची इच्छा, ये ईश्वर इच्छा से मैं कर रहा हूं। जिन छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम कभी भी इस मुर्मू परिवार ने नहीं सुना था, इतिहास तो दूर की बात है, उस सिद्धो मुर्मू ने बताया, ये जो मैं करने जा रहा हूं, 30 जून के भाषण में उसने बताया, ये मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूं, ईश्वर की आदेश से कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये केवल भगवान के लिए मैं कर रहा हूं, ये ईश्वरी कार्य है। डॉक्टर हेडगेवार ने हमें बताया, ये ईश्वरी कार्य है। प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता इमे सागरं त्वाम नमामो वयम। ये हिंदू राष्ट्र जो है ये ईश्वरी कार्य है, मैं ईश्वर तुमको प्रणाम करता हूं, जो आरएसएस की शाखा की प्रार्थना में बोलते हैं। 1857 को भी विद्रोह कहा गया, इसको स्वातंत्र वीर सावरकर ने कहा कि ये विद्रोह नहीं है, ये स्वाधीनता संग्राम है। लेकिन उस स्वाधीनता संग्राम से पहले 2 वर्ष एक बहुत बड़ा स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया, जिसकी जानकारी अंग्रेजों ने कभी भी नहीं, उन्होंने नहीं दी, उसके बाद में काले अंग्रेजों ने भी नहीं दी, और इसलिए जानकारी हम तक कभी भी ये नहीं पहुंची। जो एक स्पॉन्टेनियस विद्रोह या आवेग नहीं था, एक सोचा समझा देशभक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा। पहली बार सशस्त्र क्रांति का नेतृत्व फूलो मुर्मू और झानो मुर्मू ने किया है। ये भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ ऐसा मुझे लगता है। ये सारी चीजें ये चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू कर रहे थे, और आपको सुनकर हैरानगी होगी, इन्होंने अपनी गुप्तचर यंत्रणा बनाई, स्पाइज, हरीश जी स्पाई बनाए, स्पाई महाजनों के पास भेजे, स्पाई उन्होंने भेजे जमींदारों के पास, अंग्रेजों के कारागार में स्पाई भेजे, उनकी खबर, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या करने वाले हैं, ये सारा बैकडोर मैनेजमेंट चांद और भैरव कर रहे थे। लेकिन जब सीधो कानों गुजर गए, तब चांद और भैरव सामने आ गए, और उन्होंने सबसे बड़ा जो आखिरी संघर्ष हुआ, उसमें चांद और भैरव और सीधो, अपनी फूलो और झानो, ये चारों, मतलब 2 भाई बचे हुए और 2 बहनें, इन्होंने भी अंतिम बलिदान दे दिया। तो मैं मुर्जी भाई की गारंटी देता हूं, यहाँ 90% विश्व हिंदू परिषद आरोप बैठा हुआ है, हिंदुत्व के लिए, किसी भी चीज के लिए मुर्जी भाई आपके साथ दिन रात खड़े हैं। कभी कोई समस्या आती है, रात को 12 बजे, 2 बजे फोन कीजिए, मुर्जी भाई आपके साथ है। और मुर्जी भाई साथ में, मैं भी साथ में हूं, थोड़ा दूर रहता हूं, इतना ही है, लेकिन आप लोगों को हमारे नेतृत्व पर, चाहे मोदी शाह हो, चाहे देवाभव हो, हमारे स्थानीय नेतृत्व हो, सबको शक के नजर से देखना बंद कर दीजिए। ये भाजपा का है, मतलब ये ऐसा है, बंद कर दीजिए। श्रद्धा और सबूरी, इन 2 बातों को हमेशा ध्यान में रखिए। साईं बाबा की आप भक्ति करें न करें, उनके जो मार्गदर्शन है, नंबर 1 की पेशेंस एंड की फेथ, विश्वास रखिए अपने नेतृत्व पर, और विश्वास के साथ साथ थोड़ा सा धैर्य रखिए। बोलिए भारत माता की।
अभी एक घोषणा देंगे, वो है जोहार। जोहार हमारे भी यहाँ पर था। हमारे पुराने में देख रहा था मराठी फिल्में, पुरानी मराठी फिल्में, तो उसमें गांव के लोग आते थे और गांव के पार्टी के सामने आकर जोहार माय बाप जोहार बोलते थे। हमारे यहाँ भी जोहार शब्द था। ये जोहार इज नमस्कार। तो ये जोहार जो है, ये हुल को नमस्कार हम करेंगे, इस हुल को हम प्रणाम करेंगे। बोलिए हुल जोहार। यहाँ सुनते मत जाना, अपने बच्चों को बताना। और जो स्कूल में जिनका संबंध है, वो कहना इन इतिहासकारों को स्कूल में इनका काम और इनका शहर जरूर करेगा। संकल्प ये मुझे मालूम ही नहीं था। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आंध्र प्रदेश प्रेसिडेंट हो गए, तब मुझे याद आया। जब मुझे उस समय पता चला, मुझे बहुत बड़ा, ये 4 भाइयों की कहानी है। उनका नाम है सिद्धू, कन्हू, चंद्र एंड भैरव, और सबका आज नाम मुर्मू। इन्होंने कहा कि हम ब्रिटिश राज्य का साम्राज्य को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 10,000 लोग, 60,000 लोग उतर गए जून 30 के 1855 को, और 6 महीने तक उनके साथ बिल्कुल लड़े। 15,000 संकल्प उसमें हुतात्मा हुए और 10,000 गांव डिस्ट्रॉय हुआ। इनकी हुतात्मा की वजह से हम लोग आज स्वाद ले रहे हैं। श्री मुंजी भाई पटेल मतलब काका हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, जो आज कार्यक्रम के मुख्य विशिष्ट अतिथि हैं। काका एक जनप्रिय समाज सेवी, वरिष्ठ राजनीतिक मार्गदर्शक व संगठनात्मक क्षमता के प्रतीक हैं। वर्षों से उन्होंने समाज की सेवा, जनसंपर्क और सार्वजनिक जीवन में अपनी निष्कलंक छवि के माध्यम से एक अलग पहचान बनाई है। मुंबई महानगर के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेष रूप से गुजराती समाज, श्रमिक वर्ग और जनजातीय समुदाय के बीच आपकी सादगीपूर्ण जीवन शैली, सेवा भाव और मार्गदर्शन को अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। काका स्वयं लोगों के लिए आधार स्तंभ है। काका एक ऐसा नाम बन चुका है जो केवल व्यक्ति नहीं बल्कि विश्वास, सहयोग और सद्भाव का प्रतीक है। आप सामाजिक आयोजनों, धर्मार्थ कार्यों एवं युवाओं के प्रेरणा स्रोत के रूप में निरंतर सक्रिय रहते हैं। मैं सुनील देवधर जी से निवेदन करूंगा कि काका का चिन्ह दे दीजिए और आप शॉल दे दीजिए। भारत माता की। मैं ज्यादा भाषण नहीं देता हूँ, लेकिन मेरे को आपकी बचपन के लोग जो मेरे को आपके बारे में बता दें कि सुनील जी पहले क्लास चलाते थे और स्टूडेंट वहां पढ़ने थे। इतनी ट्रेनिंग लेने के लिए आपके पास हमको 2 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तब आपके जैसा हम बोल पाए। तो 1 घंटा बोलना मुझे 1 मिनट में। सबसे पहले भाई ऑफ इंडिया, उसका मैं एक सदस्य पिछले कई सालों से, सर तो कभी नहीं मिलते, लेकिन श्रवण जी हमारे संपर्क में रहते हैं। और आज ये कार्यक्रम अंजलि में लिया, इससे पहले सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सर ने हमको यहाँ पे समय दिया। हमारे खासदार साहब, विष्णु जी, सेक्रेटरी साहब, सर, अभी हम मुलाकात करते रहेंगे। माई इंडिया एक सामाजिक संस्था है। हम एक अंजलि में काम करते थक जाते हैं, सर पूरे भारत में काम करते हैं। जहां लोग जाने से डरते थे, ऐसे राज्यों में सर ने काम किया है। मैं और हम सब अंधेरी का भाग्यवान है। ये सर का जन्म भूमि ये अंधेरी है, इसके लिए हम सब भाग्यवान है। और सर से आप सबके वजह से विनती करता हूँ, हर महीने में 1 आध कार्यक्रम आप अंधेरी को सर देते नहीं है, पूरे अंधेरी आपके साथ है। धन्यवाद, जय जवान। आज जो सुनील जी देवधर, उन्होंने बात आपके सामने रखी। मैं जिस जनजाति से हूं, लेकिन मुझे इतना पता नहीं है, वो उतना सारा अभ्यास करके आपको सब आपके सामने रखा और मैं सुनते रहा। जनजाति समाज के बहुत सारे आदमी कि जिन्होंने देश स्वातंत्र के लिए बहुत क्रांतिकारियों में भाग लिया। भारत माता की, भारत माता की। माय होम इंडिया प्रस्तुत आज के हूल दिवस इस पावन अवसर पर उपस्थित हम सबके मार्गदर्शक और इस कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता माननीय सुनील जी देवधर। मैं पहले तो सुनील जी को और डॉक्टर हरीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने केवल हूल दिवस का आयोजन ही नहीं किया, लेकिन हम सभी को हूल दिवस क्या होता है, जो इतिहास में छिपा था, वो इतिहास को इतिहास रचाने में आपने योगदान दिया। ऐसे कई संग्राम रहेंगे
कहीं विद्रोह रहेंगे, कहीं योगदान रहेंगे जो इतिहास में अब तक छिपे हुए हैं। और इस हूल दिवस को आपने मेरे ख्याल से 4 साल पहले आपको जाना पहचाना, और आपने पूरे भारतवर्ष में, जैसे मुझे जब कार्यक्रम की पत्रिका मिली तो मैं भी थोड़ा अचरज में पड़ गया। मैं भी चैट जीपीटी या गूगल में ढूंढा कि अक्सर में हूल दिवस क्या है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र के पालघर में रहता हूँ, महाराष्ट्र की इतिहास पता है, जनजातियों का पता है, लेकिन दूसरे स्टेट में अनेक जनजातियों की जो इतिहास है, जो अब तक छिपा हुआ गया था, वो नए रूप से हमारे सामने आ रहा है। हमें बहुत आनंद है। जैसे कि हमें अपने सुनील जी ने पूरा बताया कैसे ये हूल दिवस शुरू हुआ संथाल जातियों का। हम सब देखा जाए तो करीब 700 के ऊपर जनजातियां पूरे भारतवर्ष में, और महाराष्ट्र में करीब 45 है। पहले 47 थी, 2 कैंसिल हो गई, इसलिए अभी 45 है। बहुत सारी जातियां ऐसी जो जनजाति में आना चाहती है, उनके अपने अपने अलग एक विषय है, लेकिन स्वार्थ थोड़ा राजकीय है, थोड़ा सा रिजर्वेशन के बारे में है, लेकिन फिर भी जो 45 जो है वो अभी भी महाराष्ट्र में है। जनजातियों के इतिहास हम देखा जाए तो जैसे 1855 की ये हूल दिवस हमें पता चल गया, लेकिन उससे पहले भी 1778 से जनजाति विद्रोह कर सकते हैं या फिर योगदान कर सकते हैं। उसके बाद जैसे महाराष्ट्र में, और जैसे विष्णु जी ने बताया कि नागा काकरी, अभी पास में ही जो थाना जेल है वहां पे राघोजी भांगरे, उनको भी जेल में रखा गया था, उनको वहां पे फांसी दी गई। नमस्कार, मी अतुल आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो। आज आपल्या अंधेरीमध्ये पहिल्यांदाच श्री सुनील देवधरजी यांनी हूल दिवसचा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला आहे। आपल्यासोबत हेमंत विष्णू सावराजी यांचे खासदार आहेत। साहेब, काय सांगाल ज्या पद्धतीने एक मोठे विषय असे होते की आपल्या देशामध्ये घडले पण अजूनपर्यंत लोकांना कळले नाही, पण सुनील देवधरजी सारखी लोक आहेत जे आज असे विषय आपल्यासमोर घेऊन येते आणि आपण खासदार आहात, एक मोठी जबाबदारी व्यक्ती म्हणून आपण कसे बघताय गोष्टी? खरं तर आज आनंद वाटतोय की माय होम इंडिया तर्फे आयोजित कार्यक्रमामध्ये जो हूल दिवस आहे त्यामध्ये प्रमुख वक्ते म्हणून सुनील देवधर होते। त्यांचं आयोजन डॉक्टर हरीश शेट्टी यांनी केलं होतं, आणि इतिहासामध्ये एक लपलेलं जे पान होतं, जे आदिवासी किंवा जनजातींसाठी अतिशय महत्वाचं, ज्याच्यामध्ये साधारणतः 10,000 लोक मारले गेले, इंग्रजांनी त्यांना मारलं, अशा संथाल जातीच्या लोकांना तिथे जी क्रांती झाली जवळजवळ त्या 30 जून 1855 ला सुरू झाली आणि 1856 ला ती संपली। एक सगळ्यात मोठा शेतकरींचा विद्रोह त्यावेळेस झाला होता, आणि हे तुला माहिती होतं आणि त्यासाठी लपलेलं होतं, पण तरी सुद्धा माननीय सुनीलजीच्या माध्यमातून हे नव्याने त्याचा उलगडा होतोय। आज ते आम्हाला सर्वांना त्यांनी मार्गदर्शन केलं, आणि हूल दिवसाच्या निमित्ताने निश्चितच एक नवा इतिहास आपल्या सगळ्यांसमोर आलेला आहे, त्यामुळे हे विसरण्यात नाही गेलं पाहिजे मला वाटतं। तुम्ही भाषणामध्ये फार महत्त्वाचं येता धर्मांतराबद्दल फायदा झाला पाहिजे, हा माझ्या अंगावर काटा आला, तर या विषयाला तुम्ही संसदेत कसं घेणार आहात? जे गोरगरीब आदिवासी आहेत, जे अतिशय भोळे असतात, त्यांच्या भोळेपणाचा फायदा घेऊन आणि त्यांच्या गरजांचा फायदा घेऊन त्या गरजा पुऱ्या करून त्यांचं धर्मांतरण करणं हे चुकीचं आहे, हे कायद्यात बसत नाही। आणि त्यामुळे जर असे लोक धर्मांतर करत असतील तर त्यांच्या विरोधात कायदा झाला पाहिजे, त्यांना कडक शिक्षा झाली पाहिजे। ह्या गोष्टीवर मी निश्चितच लवकरच संसदेचा विषय मांडणार। आपल्यासोबत सुनील देवधरजी आहेत। सुनीलजी, नेहमी आपल्याला बघितल्यावर अंगावर शाळा येतो की काहीतरी आपण सुनील देवधरजी यांना बघून करावं, असं नेहमीच एक मनात प्रेरणा जागते, आणि आज आपण काहीतरी अंधेरीमध्ये पहिल्यांदा हूल हा कार्यक्रम घेऊन आलात। म्हणजे आम्ही जो विचार करतो की नेमका हूल काय आहे, मी सुद्धा पहिली आज आपली पाहिली की मला हा कार्यक्रम कव्हर करायचा आहे, आणि मी आज या ठिकाणी आलो। आपण हा एक वेगळा कार्यक्रम मुंबईमध्ये घेऊन आलात आहे। 1857 ला भारतामध्ये स्वातंत्र्य संग्राम पहिल्यांदा सुरू नाही झाला, तर तो 1855 मध्ये झाला। हे कधी इंग्रजांनी सांगितलं नाही भारताला, आणि ते गेल्यानंतर काळ्या इंग्रजांनी देखील सांगितलं नाही। पहिल्यांदा श्रद्धेय अटलजींनी 2002 साली सिद्धू मुर्मू आणि कान्हो मुर्मू यांच्या फोटोसह जो पोस्टल स्टॅम्प जारी करून सगळ्या जगाला सांगितलं की पहिली क्रांती या देशामध्ये 1855 मध्ये झाली। तिचं ज्यावेळेला मी वाचन आणि अभ्यास केला त्यावेळेला मला असं वाटलं की याचा कार्यक्रम करायला पाहिजे। गेली 4 वर्ष मी दिल्लीमध्ये कार्यक्रम करत होतो, यावर्षी पहिल्यांदा आज सकाळी पुण्यात कार्यक्रम झाला, आणि मी अंधेरीचा आहे, त्यामुळे सगळ्यात पहिल्यांदा अंधेरीकरांना बोलवून आणि मुंबईत राहणाऱ्या झारखंड मधल्या सगळ्या लोकांना बोलवून आज हा कार्यक्रम केला, अत्यंत यशस्वी झाला। आमचे डॉक्टर हेमंत सावरा हे तरुण तडफदार लोकसभेचे खासदार त्याच्यात उपस्थित होते, आणि माय होम इंडिया वनवासी कल्याण आश्रम, ज्याला आता जनजाती कल्याण आश्रम म्हणतात, यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा कार्यक्रम झाला, त्याच्यामुळे ज्याला 4 चांद लागणे म्हणतात, 4 सूर्य लागले, असा सुंदर कार्यक्रम।